हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज हम पॉलीटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। यानी कि थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस यानी जितनी भी ब्रांचों में थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स है उन सब के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में आज हम बिल्कुल पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल लगभग इसमें 5 तो सेक्शन हैं और 5 सेक्शन में लगभग 20 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला सेक्शन है दोस्तों हमारा मैट्रिक्स यानी ऑब्व्यू। तो ऑब्व्यू का सबसे पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। ऑब्व्यू के टोटल 3 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, जिनमें से कि सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी ऑब्व्यू का बीजगणित। तो ऑब्व्यू का बीजगणित आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको इसके टॉपिक्स बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक हैं, देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपीवीटी के एग्जाम में। ठीक है, तो आपका अगर मैट्रिक्स की बात करूं, ओवरऑल मैट्रिक्स यानी तीनों चैप्टर इसके मैट्रिक्स के आपके जो सिलेबस में है वो लगभग 10 से 15 नंबर में हर साल आता है। 50 में से 10 से 15 नंबर में अकेला मैट्रिक्स पूछा जाता है। और इसका जो पहला चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इसका 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन या तो 5 नंबर में आएगा या फिर एक 5 नंबर का, एक 2 नंबर का, टोटल 7 नंबर में अकेला पहला चैप्टर आता है ये। और बेसिक है काफ़ी, तो आपको मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डेफिनेशन मैट्रिक्स की, दूसरा इसमें टाइप्स देखेंगे मैट्रिक्स के, तीसरा हम इक्वलिटी देखेंगे मैट्रिक्स की क्या होती है, समानता क्या होती है, एंड फिर देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऑब्व्यू का जोड़ेंगे और घटाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे यानी गुणनफल, फिर कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स एंड फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो ओवरऑल ये 9 टॉपिक हैं आपके पहले चैप्टर में सिलेबस में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं आप ये कमेंट करके मुझे बताएंगे कि या तो आप पूरा का पूरा एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करना चाहते हैं। तो अभी क्या है, आपके एग्जाम है काफ़ी लेट, यानी लगभग फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में एग्जाम होंगे आपके। तो इसीलिए मैं अभी छोटी छोटी वीडियो आपको दूंगा ताकि आप भी बोर ना हो एंड वीडियो स्किप ना करें। आप जितना आप पढ़ना चाहते हैं मैं केवल उतना ही पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करूंगा एक वीडियो में। इसीलिए मैं ये पहला चैप्टर को लगभग 3 से 4 वीडियोज बनाऊंगा 20-20 मिनट की, और 3-4 वीडियोज में कवर कर दूंगा। वीडियो मैं आज ही रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, बट आपको अलग अलग पार्ट वाइज इन्हें अपलोड करूंगा यूट्यूब पर ताकि आप इजीली पढ़ सकें। और यहाँ मैं जो आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल जिस तरह मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ आपको, सेम वैसे ही यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको वीडियो को चैप्टर को पढ़ना है। एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में, जिनके भी सिलेबस में मैथमेटिक्स है, उन सब के पास तक इस वीडियो का लिंक पहुंचा दो, क्योंकि अब आपको पर डे एक वीडियो इस पर मिलने वाली है। और लगभग मैं आपको 50 से 60 वीडियो दूंगा, बहुत छोटी छोटी, 15-15, 20-20 मिनट की। ओवरऑल कवर कर लेंगे हम पूरा मैथमेटिक्स। इसमें ज़्यादातर बच्चों को डर रहता है बैक लगने का पॉलीटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के मैथ में। तो आपका इस क्लास को देखने के बाद ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कितने इजी वे में मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज पहला टॉपिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं 20 मिनट में कितने टॉपिक कवर हो पाते हैं, उसके बाद वीडियो को ऑफ कर देंगे, देन आफ्टर फिर सेकंड पार्ट इसका रिकॉर्ड करेंगे। और मैं यहाँ आपको जो मैथ पढ़ाऊंगा दोस्तों, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको एशियन पब्लिकेशन वाली बुक से। इसके अलावा आप सार्थक वाली बुक से भी पढ़ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है एक्सरसाइज का, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि इस बुक का ये वाला क्वेश्चन है सर, हमें बताइए, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दूंगा। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा। सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप चाहे तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी पहले चैप्टर का सिलेबस है इतना, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम टॉपिक नंबर फर्स्ट से। तो बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। ऑब्व्यू की परिभाषा देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं हम पहले टॉपिक की, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों मैट्रिक्स का जो पहला चैप्टर है, इससे 2 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। या तो आपसे मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर इसके जो टाइप्स हैं उनमें से किसी एक टाइप की डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो आपको इन डेफिनेशंस को बहुत ध्यान से समझना है, काफ़ी ईजी हैं। एक एक करके समझते हैं सभी टाइप्स को, एंड पहले देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। तो देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती क्या है, ऑब्व्यू की क्या परिभाषा होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके सिंबल की, सिंबल यानी इसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह, ऑब्व्यू का चिन्ह क्या होता है। तो ऑब्व्यू का चिन्ह होता है, आपने बड़ा वाला कोष्टक देखा, ये वाला बड़ा ब्रैकेट जो होता है, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट।
तो ये वाला होता है इसका चिन्ह, यानी इस चिन्ह के अंदर हम कुछ संख्याएं लिख देते हैं। संख्याएं लिखने से मतलब क्या, मैंने यहाँ पर कुछ संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, ठीक है, ये कुछ संख्याएं लिखी हैं। तो इस संख्याओं में कुछ तो लाइन ऐसे बन रही हैं, ऐसे वाली लाइन, यानी कि इस तरह की लाइंस बन रही हैं। तो इस तरह की जो लाइंस होती है दोस्तों, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोज, यानी पंक्तियाँ। इसको हिंदी में पंक्तियाँ कहते हैं, इंग्लिश में रो कहते हैं, ठीक है, पंक्तियाँ। और कुछ लाइन आपको दिख रही है इस तरह से होंगी, ऐसे खड़ी हुई लाइन है। कुछ तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, उनको रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है इस तरह की ऐसे वाली, इनको हम कहते हैं दोस्तों कॉलम, कॉलम्स, ठीक है। तो कॉलम का मतलब हो गया स्तंभ, बोलते हैं स्तंभ। समझ पा रहे हैं? तो पंक्तियां और स्तंभ, ये चीज़ समझ आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कुछ संख्याएं थी। तो इसमें जो पंक्तियों की संख्या होती है इसको तो हम एम से डिनोट करते हैं, एम से। और जो ऐसे करके वर्टिकल हैं किसकी, कॉलम की संख्या, इसको एन से डिनोट करते हैं। तो एम बाई एन यहाँ पर कोने पे लिख देते हैं इस तरह। अगर यहाँ बात करूँ तो ये 3/3 का है, 3 ही रो हैं इसमें, 3 ही कॉलम है, तो 3/3 ऑर्डर का हो गया ये। तो अब इन सबको मिला के हम बनाएंगे डेफिनेशन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसका चिन्ह होता है ये बड़ा वाला कोष्टक। इस कोष्टक के अंदर हम कुछ संख्याएं लिख देते हैं। इन सभी संख्याओं को हम एलिमेंट बोलते हैं। ये संख्याएं भी हो सकती हैं, ABCD के फॉर्म में भी कुछ हो सकता है, कोई वेरिएबल। तो इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, इसीलिए हम इसको एलिमेंट बोलते हैं, जो इसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं इनको। ये एलिमेंट, ये नंबर्स का सिस्टम जो बन रहा है पूरा, इसको रो और कॉलम में बांट देते हैं। इस तरह की लाइनों को रो बोलते हैं, इस तरह की लाइनों को कॉलम बोलते हैं। मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है। अब इन सबको मिलाकर के आपको डेफिनेशन बोलनी है इसकी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कैसे बोलेंगे? mn संख्याओं का, ये क्या mn संख्या है ना, तो mn संख्याओं का एक निकाय, जिसको एक ब्रैकेट के अंदर, इस वाले ब्रैकेट को बना के दिखाएंगे आप, एक ब्रैकेट के अंदर बंद करने पर, ठीक है, पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं, m/n यानी mn संख्याओं के एक निकाय को, जिसमें m क्या है, जिसमें m रो एंड n कॉलम्स को, ऐसा बोलना क्या, कि mn संख्याओं के एक निकाय जिसमें m रोज एंड n कॉलम्स को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करने पर प्राप्त लंब सारणी, क्या बोलेंगे, लंब सारणी, ऐसे लंब सारणी, प्राप्त लंब सारणी, ठीक है। लंब सारणी का मतलब हो गया रेक्टेंगुलर, यहाँ रेक्टेंगुलर वर्ड यूज करना, परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे, ARRAY, तो रेक्टेंगुलर एरे को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। समझ पा रहे हैं? फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, mn संख्याओं के एक निकाय को, जिसमें m पंक्तियां और n स्तंभ को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करने पर प्राप्त लंब सारणी यानी रेक्टेंगुलर एरे को मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आ रहा है इतना? तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के। तो एक एक करके सभी टाइप देखेंगे। लगभग 12 टाइप हैं इसके ओवरऑल। तो 12 के 12 टाइप्स हम इजी वे में समझने वाले हैं। तो ये सबको समझ आ रहा है। एंड आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन भी आपको शो हो जाएगी, आप उसमें देख के लिख सकते हैं इजीली। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी दोस्तों। अब देखिए इसके टाइप्स, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एम और एन क्या है, ये सब समझ गए आप, ठीक है। अब देखिए इसके टाइप्स, तो एक एक करके टाइप्स की बात करेंगे। इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड काफ़ी छोटा है, ताकि हम ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकें। तो दूसरा टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से समझना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्लूरल कर लो, मैट्रिक्सेस, ठीक है, यानी आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार। क्लियर? तो सबसे पहला प्रकार है दोस्तों हमारा इसमें कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। पहला टाइप है इसका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। दूसरा नाम भी होता है इसका कॉलम वेक्टर भी कहते हैं इसको, कॉलम वेक्टर। हिंदी में कहते हैं इसको स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर इसको स्तंभ वेक्टर भी कहते हैं, स्तंभ सदिश भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये वाला। अब ध्यान से समझेंगे, लिखा है कॉलम मैट्रिक्स। अभी मैंने बताया था आपको, ऐसे करके जो लाइंस होती हैं ये कॉलम होती हैं, और ऐसे वाली लाइंस क्या होती है, रो होती हैं। ये मैंने अभी आपको बताया है, ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, एंड ये क्या होती हैं, रो होती हैं, ठीक है। हमें बतानी है डेफिनेशन कॉलम की। कॉलम का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो कैसा हो, बिल्कुल खड़ा हुआ हो, सीधा हो ऐसा। तो सीधा कब बनेगा, आप यहाँ पे कुछ संख्या लिख दो, 1 2 3 4 और लिख दो 5, इस तरह से।
ठीक है, ये वाला समझ पा रहे हैं। ये तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो क्या बनेगी, इसमें कितने कॉलम है दोस्तों, कॉलम केवल एक है, एंड रो देखा तो रो बहुत सारी है, देखिए 3 4 5 5 रो हैं लेकिन कॉलम केवल एक है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक होती है एंड रो की संख्या एक से अधिक होती है क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ कितना, ये 5 रो हैं और एक कॉलम है, कॉलम कितना, केवल एक। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ लिख देना सिंपल सी डेफिनेशन, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1, यानी कॉलम की संख्या अगर एक हो और रो की संख्या एक से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ रो कितने होंगे, नंबर ऑफ रो मतलब रो की संख्या एक से ज़्यादा हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर कॉलम वेक्टर कहते हैं। सबको समझ आ रहा है, बहुत आसान है क्या, कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 और नंबर ऑफ रोज एक से अधिक होते हैं कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। बात करते हैं दूसरे टाइप की, थोड़ा स्पीड को फास्ट रखेंगे। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप, सेकेंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स के बाद लिखते रहिएगा साथ साथ प्लीज़, है नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ सब लोग। दूसरा हो जाएगा कॉलम के बाद रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, दूसरा नाम होता है इसका रो वेक्टर, रो वेक्टर। तो क्या होता है रो मैट्रिक्स, अभी आपने कॉलम मैट्रिक्स देखा, अब रो मैट्रिक्स ऐसे करके रो होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रो का मतलब इस तरह बनाएंगे, अब आप मैट्रिक्स को किस तरह बनाएंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है। 5 और भी ले सकते हैं, 6 कितने भी ले लो, लेकिन इसमें रो देखा तो रो कितना, केवल एक है, एंड कॉलम एक से ज़्यादा है। ऐसे करके देखो कॉलम कितने हैं, एक से ज़्यादा है, कॉलम यहाँ पर 5 है, ठीक है, 1/5 का है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हो, नंबर ऑफ रो तो हो 1, ठीक है, पंक्ति की संख्या एक हो, एंड नंबर ऑफ कॉलम हो एक से ज़्यादा, नंबर ऑफ कॉलम एक से ज़्यादा हो। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होता है एंड नंबर ऑफ कॉलम एक से ज़्यादा होता है क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स में तो एक कॉलम रहता है, रो मैट्रिक्स में एक रो रहता है। बिल्कुल सिंपल है, समझ आया। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, इसको रफ करता हूँ मैं, आप साथ साथ लिखते रहिए। तीसरा टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 3 है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसको वर्ग आव्यूह कहते हैं, हिंदी में वर्ग आव्यूह। अच्छा, आपने स्क्वायर देखा होगा, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो स्क्वायर ऐसा होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर हो, यानी इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, उसे कहते हैं स्क्वायर। इतना पता है। तो इसमें क्या है, चारों साइड बराबर है, और आव्यूह में क्या हो जाएगा मैट्रिक्स में, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो। इससे याद रखना, आपको तरीका याद रखने का क्या है, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिखा। अगर आप इसमें देखें रो कितनी है, 1 2 3, ऐसे 3 लाइन है, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 ही कॉलम है। तो 3/3 ऑर्डर का है ये, यानी जितने नंबर ऑफ रो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा कोई भी आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या आपस में बराबर होती है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या बराबर नंबर ऑफ कॉलम स्तंभ की संख्या, अगर ये दोनों बराबर हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर आव्यूह कहते हैं। इतना क्लियर, ये तीसरा टाइप हो गया। अब बात करते हैं चौथे टाइप की, थियोरेटिकल पोर्शन है, जल्दी से कवर करते हैं इसको। चौथा टाइप है इसका सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। चौथा है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी में भी इसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ही कहेंगे, हिंदी में भी आव्यूह लगा देना पीछे बस। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक आव्यूह लिख दिया, आव्यूह ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इस आव्यूह का क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, इसका सारणिक बना देंगे, ठीक है। सारणिक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इस मोड की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अगर इस मोड ए की वैल्यू दोस्तों 0 आ जाती है, क्या आती है, 0 आती है, तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आती है तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
समझ पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब इसकी वैल्यू निकालना आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका प्रसार करते हैं, लिखते हैं ना, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, एक्सपेंड बाई R1 के अनुदिश इसको एक्सपेंड कर दो। तो R1 में ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं, R1 मतलब पहला वाला रो इस तरह का, तो ये एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट लेते हैं, ब्रैकेट लगा दो, फिर दूसरा पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस, 2 लगा दिया, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगाओ, फिर तीसरा, फिर प्लस में, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट लगा दो तीसरे के बाद। इस ब्रैकेट्स में क्या आता है, तो ब्रैकेट में देख लो ध्यान से क्या आएगा, तो जिस किसी भी एलिमेंट ले रहे हैं हमने 1 लिया था, तो 1 से होकर के जो रो और कॉलम जाता है उसको तो छिपा लो इसको। अब जो बच गया इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, 9 पंचे 45 माइनस 8 छिंग 48, ठीक है, -2 आ गया, 2 के लिए ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें, 4 नीम 36 माइनस 7 छिंग 42 प्लस 3 इसका इसमें, तो 8 चौक 32 माइनस 7 पंजे 35। इसको सॉल्व करो, अगर 0 आएगा तो कह देंगे सिंगुलर है। ये -3 बचेगा, यहाँ से बचेगा -6 और माइनस ये था तो प्लस का 6 दूनी 12 हो गया। आगे फिर यहाँ माइनस का 3 बचेगा, -3 और 3 का गुणा करेंगे -9 हो गया, तो कितना जाएगा -12 प्लस 12, डेट मीन्स 0 आ गया। अब आपको पता चल गया मोड ए का मान 0 आ रहा है, तो अब क्या कह देंगे, ये कैसा है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ पा रहे हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पहचान लेंगे इजीली। कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो आप लिखेंगे किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि 0 होती है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, एंड यदि किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब सारणिक की वैल्यू, ठीक है, सारणिक का मान। सबको क्लियर? बात करते हैं अगले टाइप की। चौथा हो गया सिंगुलर नॉन सिंगुलर, अगला है जीरो मैट्रिक्स, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। तो ये भी बहुत आसान है, साथ साथ लिखते रहना। मैं भाई स्पीड थोड़ी फास्ट रखूंगा, पहले सुन लो क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं नहीं चाहता आपको बोर करना, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो या फिर दूसरा नाम है इसका नल मैट्रिक्स। इसको शून्य आव्यूह कहते हैं हिंदी में, शून्य आव्यूह। नाम से ही पता चल रहा है, शून्य मतलब जीरो। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों, जीरो 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 जीरो, ये ठीक है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों उसे क्या कहते हैं, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं। पांचवा, छठा टाइप है इसमें, छठा टाइप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों को ध्यान से समझेंगे। हॉरिजॉन्टल अभी तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं आया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो था इंपॉर्टेंट। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देख लो क्या होता है, ठीक है। एंड दूसरा इसके साथ साथ वर्टिकल मैट्रिक्स भी देखेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी होती है इसकी, तो होती है क्षैतिज, क्षैतिज आव्यूह, एंड इसकी होती है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। दोनों के बारे में ध्यान से समझेंगे। क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जानते हैं आप, ऐसी करके जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल होती है। तो ऐसा मैट्रिक्स बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कैसा लग रहा है देखने में, हॉरिजॉन्टल लग रहा है। वर्टिकल बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रो कितने हैं इसमें, केवल 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 से ज़्यादा हैं। देखो 3 4, 2 से ज़्यादा है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है, रो ज़्यादा है, देखो ध्यान से, रो कितने हैं, 4, कॉलम कितने यहाँ पर, केवल 2 हैं। तो यानी कि अगर हम यहाँ से डेफिनेशन निकालना चाहें तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या तो कम हो और कॉलम की संख्या ज़्यादा हो उसको तो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज़्यादा हो एंड कॉलम की संख्या कम हो, क्या कहते हैं उसको, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। सबको समझ आ रहा है ना, क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। और ऐसा कोई भी आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा होती है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थियोरेटिकल पोर्शन है फिर भी मैं करा रहा हूँ कवर आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी हर साल पूछा जाता है, ध्यान से समझ लो। सभी की डेफिनेशंस को मैं आपको क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा PDF दे दूंगा, PDF से इन सबकी परिभाषा आप वहाँ से लिख लेना। अभी आप सिर्फ समझ लो, समझ पा रहे हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं आगे। अगला वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप। यहाँ से अपने आँख कान नाक सब खोल लो ध्यान से। डायगोनल मैट्रिक्स 2007 में भी पूछा गया था, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। डायगोनल, अब बिल्कुल आराम से बताऊंगा आपको। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये 7वां टाइप था। हिंदी में इसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ध्यान से, ये पूछा गया है।
विकर्ण से मतलब क्या, डायगोनल। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी एक रेक्टेंगल बना रखा, आप जानते हैं ये क्या होता है, इसका विकर्ण होता है, ये भी विकर्ण होता है, ये डायगोनल ही तो होता है इसका। तो डायगोनल से मतलब ये वाला हो गया, एक ये हो गया। तो मैट्रिक्स में हम ये वाला डायगोनल यूज करते हैं और इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण कहते हैं इसको, ठीक है, लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण। ध्यान रखना ये टाइप 2 नंबर में पूछा गया था 2007 वाले एग्जाम में, ठीक है, आ सकता है, रिपीट होता है। 4-5 ही बताऊंगा मेन टाइप। एक तो आप इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, मैं जिस पे इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा सब बच्चे जानते हैं अच्छे से, कमेंट पढ़ लेना, आपके सीनियर्स भी पढ़ के गए हैं 3rd ईयर वाले जीटेक पॉली से, कमेंट्स जाके देखना वीडियोज़ में, जो बताया है वो एग्जाम में जरूर आया है, इसलिए ध्यान रखना, जिस पे इंपॉर्टेंट लिख लिया रट लो अच्छे से, आना ही आना है। तो लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण हो गया ये वाला। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बना दिया, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ 0 0 0, यहाँ 3 लिख दिया, 0 0 0, यहाँ 2 लिख दिया, फिर से 5 लिख दिया, कुछ भी लिख दो ये। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कैसा होगा, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, इसमें 3x3 ऑर्डर का ही है, 3 रो है 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें इसके लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक जैसे हों, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये ABCD भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आप सीधे क्या लिखेंगे, जिसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, डायगोनल एलिमेंट ये कैसे होते हैं, ये नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होंगे। और अदर जितने भी एलिमेंट हैं, अदर मतलब इसको छोड़ के अन्य सभी एलिमेंट कैसे होंगे, 0 होंगे। आगे देखते हैं अगला टाइप, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, आप लिख लेना, वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, इसके अलावा मैं आपको PDF भी दे दूंगा इसका डेफिनेशंस का। 8वां टाइप है डायगोनल के बाद आता है दोस्तों हमारा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर 8वां जो भी होगा 8वां होगा आई थिंक, स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। अब देखिए अदिश आव्यूह क्या है, अभी आपने डायगोनल देखा था, यहाँ लिखे मैं सब 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, ये डायगोनल तो है ही। अब ऐसा कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा कोई भी विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव सभी समान होंगे, यहाँ कैसे होंगे, इक्वल होंगे। पीछे हमने देखा यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा, अलग अलग थे, लेकिन यहाँ क्या है, एक जैसे हो गए सभी। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, सेम मतलब एक जैसे होंगे, ठीक है। एंड अदर एलिमेंट कैसे होंगे, अदर एलिमेंट से मतलब दूसरे सभी अवयव कैसे होंगे, ये सभी 0 होंगे, ठीक है, सभी कैसे होंगे, 0 होंगे। तो वहाँ इसमें और पीछे वाले में अंतर क्या हो गया, डायगोनल में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, स्केलर में यहाँ सेम होंगे, बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट, यानी विकर्ण के सभी अवयव एक जैसे हों और अन्य सभी अवयव 0 हों, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ पा रहे हैं, तो स्केलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायगोनल इंपॉर्टेंट था। एंड अब जो अगला आने वाला है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकाई आव्यूह यानी यूनिट मैट्रिक्स। इसका क्वेश्चंस में भी यूज होगा दोस्तों। यूनिट मैट्रिक्स इसके 2 नाम होते हैं, एक तो यूनिट मैट्रिक्स, दूसरा इसका नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी यूनिट को इकाई कहते हैं, इकाई आव्यूह, और या फिर दूसरा नाम होता है इसका तत्समक आव्यूह। 2 नाम हैं, दोनों को याद रखेंगे। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब आई हो गया यहाँ पर, समझ पा रहे हैं, आई से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसका क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, ये तीनों एक जैसे होते हैं, डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल में ये कुछ भी हो सकते थे, स्केलर में ये एक जैसे थे, एंड इकाई आव्यूह में नाम से पता चला इकाई मतलब एक, यूनिट मतलब 1 होता है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 1 होते हैं एंड बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। यानी डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट, एवरी डायगोनल एलिमेंट, ऐसा करना, एवरी डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे एंड अदर्स एलिमेंट या अदर एलिमेंट्स
अदर एलिमेंट्स 0। तो ऐसा कोई भी अवयव जिसके विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 होते हैं एंड अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, इकाई अवयव कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये किस ऑर्डर का है? ये 3x3 का है, 3 रो हैं, 3 ही कॉलम है, तो इसको I3 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर I2 लिख दिया, I2 का मतलब होता है दोस्तों 2x2 का 1 0 0 1, तो ये 2x2 ऑर्डर का है, विकर्ण 1 1 है, बाकी 0 है, तो इसको 2x2 का I2 I3 क्वेश्चन में लिखा आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। I3 का मतलब 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, I2 का मतलब 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। समझ आ गया? इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना यूनिट मैट्रिक्स को। यूनिट मैट्रिक्स होने के बाद अगला आता है हमारा 9 टाइप हो गए। 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है, बस 2-3 और है, ध्यान से समझ लो। 10वां इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 10वां टाइप आएगा अब हमारा। इसको वेरी 2-3 बार लिख लो, जितना मन करे उतनी बार लिख लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है। इसको कहते हैं 10वें को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स यानी कि त्रिभुजीय अवयव, ठीक, त्रिभुजीय अवयव से मतलब क्या है? ये मैंने कोई भी अवयव बनाया, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, एक और बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब आपको त्रिभुज बनाना है इसमें से, तो सपोज मैंने इनको आपस में मिला करके यहाँ पर क्या बना दिया? ट्रायंगल बना दिया, ये वाला, समझ पा रहे हैं? और नीचे सबको 0 कर दो, ये वाला। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है ये क्या हो गया? विकर्ण से नीचे के सभी अभी अब 0 हो गए, ऊपर एक त्रिभुज बन रहा था। ऐसे यहाँ कर दो, यहाँ पर सपोज मैंने नीचे बना दिया त्रिभुज, यहाँ पर नीचे बना दिया त्रिभुज और ऊपर कर दिया सब 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इन सबको मिला करके एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पर, और ये 0 कर दिया सब। समझ पा रहे हैं? तो अब क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? इसके 2 टाइप होते हैं मेनली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। यहाँ पर क्या, जिसमें ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो उसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें ऊपर ट्रायंगल बनता है, हिंदी में कहते हैं उच्च त्रिभुजीय अवयव, ठीक है। फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना प्लीज़, ओके। एंड इसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी निम्न त्रिभुजीय अवयव, ठीक, निम्न त्रिभुजीय अवयव। अब ध्यान से सुनना, क्या डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर केवल ट्रायंगुलर की डेफिनेशन पूछे तब तो क्या बोलेंगे? ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण से नीचे के या फिर ऊपर के सभी अवयव 0 होते हैं उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के या फिर डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स 0 हों, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर इसमें से कोई एक पूछ लिया, स्पेशली आपसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पूछ लिया या फिर लोअर ट्रायंगुलर पूछ लिया, तो इसकी डेफिनेशन अलग से बताएंगे। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? इसकी डेफिनेशन कहेंगे ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 होते हैं उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एंड अगर आपको इसका डेफिनेशन देना तो क्या बोलेंगे? ऐसा कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट 0 होते हैं उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रायंगुलर, ये था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझ आया? अब 2 टाइप और है मेन, उनको और समझ लो अच्छे से। एक तो ट्रांसपोज है और एक सिमेट्रिक है, 2 टाइप हैं, ठीक है। तो अगला है 11वें नंबर का ट्रांसपोज, बस 2 हैं, ध्यान से समझेंगे। ट्रांसपोज, ये क्वेश्चंस में यूज होंगे दोनों। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं इसको परिवर्त अवयव। इसमें क्या होगा? जैसे आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब आपसे कहेगा आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताओ, यानी परिवर्त अवयव बताओ। तो क्या करेंगे आप? इसका सिंबल देख लो क्या होता है, या तो ए के ऊपर यहाँ पर टी लगाते हैं पावर में,
या फिर दूसरा सिंबल ए के ऊपर डैश लगाते हैं। ध्यान रखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं इसको, तो ए के ऊपर टी लगा करके या फिर ए के ऊपर डैश लगा करके इसको डिनोट किया जाता है। ओके, तो अब ए डैश निकालना है आपको, इसका क्या निकालना है, ए डैश या फिर ए टी निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में। क्या करना है, जितने भी रो हैं उनको तो कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में, यानी कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करने पर, बदलने पर प्राप्त होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे चेंज करेंगे, तो ये रो है, ये वाला पहला रो है, इसको खड़ा करके लिख दो इस तरह से 1 2 3, पहला रो कॉलम बन गया, या ये कह लो पहला कॉलम रो बन जाएगा। अभी देखना, बस रो को कॉलम बना दो, सिंपल समझो, ठीक है। दूसरा रो ये था 4 5 6, इसको खड़ा करके लिखो ऐसे 4 5 6, समझ पा रहे हैं। तीसरा ये था 7 8 9, तो 7 8 9 इस तरह से। तब आपका रो का कॉलम बना दिया आपने। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो दिए हुए मैट्रिक्स का के रो को कॉलम में चेंज करने पर प्राप्त होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। बिल्कुल सिंपल, अपनी लैंग्वेज में आपको लिख के आना है, इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो। समझ आ रहा है, यहाँ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया एक लाइन में। ये ब्लॉक अगर आप ऐसे भी बना के लिखाते हैं ना, तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल लिख देना, ऐसे लिख देना, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। ट्रांसपोज सबको समझ आया। ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है दोस्तों, ए टी या फिर ए डैश। तो ज़्यादातर ए डैश यूज करेंगे हम, बार बार ए डैश यूज करेंगे। ए डैश में क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। समझ पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले टाइप की। अगला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक यानी सममित, 11वां, 11 नहीं 12 सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ठीक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित आव्यूह। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। कोई भी मैट्रिक्स आपको यहाँ दे दिया पहले से, सपोज 1 2 3 2 3 4 5 5 6, ये कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको। अब आपसे कहा गया कि मतलब आपसे कहा कि आप इसका सिमेट्री मैट्रिक्स निकालो, या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्या बोलेंगे, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो जिसका ट्रांसपोज उसके दिए गए मैट्रिक्स के बराबर होता है, क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब आपको इस ए का ए डैश निकालना है। ए डैश क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, परिवर्त आव्यूह होता है। जस्ट पीछे भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ऐसा कोई भी आव्यूह जिसका ट्रांसपोज निकालने पर उसके बराबर आता है, उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसका ए डैश निकाल के देखो, ए डैश कैसे निकालते हैं, अभी बताया था आपको, रो को कॉलम बना दो। तो इसको खड़ा करके लिखो 1 2 3, दूसरा है ये वाला, इसको खड़ा करके लिखो 2 4 5, तीसरा 3 5 6। अब आप मिला लो, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, देखो 1 2 3 1 2 3, 2 4 5 2 4 5, 3 5 6 3 5 6, एक जैसे हैं दोनों। तो इसको हम क्या कह देंगे, ये कैसा है हमारा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसा कोई भी आव्यूह जो जिसका ट्रांसपोज उस आव्यूह के बराबर होता है, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप एग्जाम में इसका एग्जाम्पल कैसे लिख के आएंगे, अगर ये पूछ लिया तो, यानी कि आप ऐसा यहाँ पर ऐसा कैसा मैट्रिक्स लिखेंगे कि इसका आप ये बनाए तो सेम आ जाए। तो ये रटना तो है नहीं आपको, बस समझना। देखिए कैसे लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, तो सिंपल सोचना आप, आपने कोई ये मैट्रिक्स लिखना है। अब आपको इतना पता है कि आपको रो को कॉलम बनाना है, पहले आपने 1 2 3 लिख दिया रो। अब आपको रो को कॉलम ही तो बनाना है डैश निकालने के लिए, तो आप पहले ही इसका कॉलम बना दो। इसका कॉलम बनाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 के बाद 2 3 बन गया। अब यहाँ पर दूसरा रो आएगा, तो दूसरा 2 तो पहले है, कोई नया नंबर लिखो, सपोज 4 5 लिख दिया। अब दूसरे को आपको कॉलम बनाना है, तो 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ कोई नया नंबर लिख देना। अब आप डैश निकाल के देखेंगे, सेम आ जाएगा इसका, देख लीजिए आप, बिल्कुल सेम आ जाएगा, 1 2 3 2 4 5 एंड 3 5 6। समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लास्ट, इसका बिल्कुल लास्ट है एक और, यानी 13 हो गए पूरे। एक और लास्ट क्या है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर सिमेट्रिक की जगह एक आगे वर्ड लिख जाएगा, इसके सिमेट्रिक। क्या लिख जाएगा, इसके सिमेट्रिक, यानी विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित, बिल्कुल सिंपल है। विषम सममित में ए डैश निकालेंगे, -a के बराबर होना चाहिए। सिमेट्रिक में तो क्या आ रहा था, +a के बराबर, इसमें आएगा -a के बराबर। तो इसके सिमेट्रिक की सबसे खास बात है, इसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, 0 0। समझ पा रहे हैं, 0 0 होते हैं इसके विकर्ण के सभी अवयव, ये तीनों 0 0 होंगे। पहली चीज, इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल मतलब विकर्ण के अवयव, डायगोनल एलिमेंट
क्या होंगे, 0 होंगे, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ आपने पहले रो में, अब एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, इनको तो सबको 0 0 लिख देना। आपने इसको लिख दिया 1 2, अब इसको खड़ा करके लिखेंगे। अब तो साइन माइनस आना चाहिए, तो इन दोनों को माइनस कर देना यहाँ पर, समझ पा रहे हैं। दूसरा ये था, यहाँ नया नंबर जोड़ देंगे 3, इसको खड़ा करके लिखेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। अब आप इसका ये ए है कोई भी, अब आप इसका ए डैश निकाल के देखो। ए डैश में क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं, तो इसको कॉलम में बदल दो, 0 1 2, समझ पा रहे हैं। इसको कॉलम में -1 0 3, इसका कॉलम -2 -3 0। ठीक, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस ले लो बाहर, माइनस जब बाहर लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का 0, ये प्लस हो गया 1, ये 2 हो गया, ये -1 हो जाएगा, ये 0, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2, ये माइनस का 3 हो गया, और ये 0 हो गया, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको देखो और इसको देखो, एक जैसे है या नहीं है, बिल्कुल एक जैसे। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि जो ए डैश की वैल्यू है वो माइनस आगे था, ए के बराबर आ गई ना, ए के बराबर। तो ऐसा कोई भी आप व्यू जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है, उसके माइनस के बराबर होता है, क्या कहलाता है वो, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, विषम सममित अवयव कहलाता है। इसमें इसके विकर्ण 0 0 होते हैं। अब आप 0 0 विकर्ण कर देंगे, इनको लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगा देना, फिर यहाँ ये वाला माइनस आ जाएगा। इस तरह आप एग्जाम्पल लिख देंगे। तो ये ओवरऑल 13 टाइप हो गए। पहले चैप्टर में मेन ये 13 ही टाइप थे, जिनमें से लास्ट के 4-5 इंपॉर्टेंट थे। स्क्वायर मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट था, डायगोनल इंपॉर्टेंट था, इकाई अवयव इंपॉर्टेंट था, एंड ट्रायंगुलर था इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोज सममित और इसके सममित, इसके सिमेट्रिक, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो अब अभी के लिए हम इसमें केवल इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा बहुत जल्द में, उसमें हम बात करेंगे किसके, क्वेश्चंस की। ये थ्योरी वाला पोर्शन कवर हो गया पूरा। अब पहले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, तो या तो मैं उसके 2 पार्ट बना दूंगा अलग अलग, या फिर एक ही पार्ट में पूरा करा दूंगा, बचा हुआ पार्ट जितना बचा। 2 टॉपिक कवर हो गए आपके ओवरऑल। अब इसमें 7 टॉपिक बचे हैं। कमेंट करके आप सब बताएंगे कि आपको एक ही क्लास में चाहिए सारे टॉपिक्स, या अलग अलग क्लास में चाहिए, समझ पा रहे हैं। तो चलिए फिर अब इस क्लास को अभी तक यहीं पर रखते हैं, एंड कमेंट करके सबको बताना है क्लास कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, आपके कमेंट्स ही मोटिवेट करेंगे मुझे आगे के पार्ट्स लाने के लिए, एंड आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कवर कराने के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़, इस वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा दो, और बता दो आपको कोई पैसा कहीं खर्च नहीं करना है कोचिंग में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जीटेक पॉली पर पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।